हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ओवर टैक्स पेपर ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2015 एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट ईयर 15-16। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट की इस पर क्वारी आई थी कि सर ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ध्यान से बेटा लॉ समझिएगा। राजीव को 2 लाख रुपए का कैश गिफ्ट मिला है शादी के मौके पर, जिसमें 80,000 रुपए नॉन रिलेटिव से मिला है और 3 लाख रुपए की लॉटरी इनकम है। हमें निकालना है टैक्स लायबिलिटी, टीडीएस को इग्नोर करना है। अब चलिए पहली चीज यहां पर एक समझिएगा बेटा आप लोग। इन दिस सिचुएशन एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7, बेटा मैरिज के टाइम पर अगर कोई गिफ्ट मिलता है, चाहे वो रिलेटिव से मिले नॉन रिलेटिव से मिले, इट इज टोटली टैक्स फ्री। तो यहां पर 2 लाख रुपए में 80,000 मिला है नॉन रिलेटिव से और 1,20,000 होगा रिलेटिव से। बट मोर इंपॉर्टेंट बेटा ये दोनों ही कब मिले हैं? मैरिज के टाइम पर मिले हैं। ठीक है, ये दोनों मैरिज के टाइम पर मिले हैं, तो इसमें से कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, इट इज फुली टैक्स फ्री। अब बात आती है 3 लाख रुपए की लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम दैट इज कैजुअल इनकम, बेटा ये 100% टैक्सेबल होती है। ठीक है, इस पर किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, इसको याद रखिएगा। 115 बी में ये 100% टैक्सेबल होती है, फुली टैक्सेबल। इसके ऊपर एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी नहीं मिलता। क्योंकि एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता, तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल इनकम रहेगी 3 लाख, इस पर टैक्स रेट डायरेक्ट 30% आप अप्लाई करेंगे। इट कम्स आउट 90,000 रुपीज। और बेटा इसमें जो प्लस किया जाएगा, इसमें जो हम प्लस करेंगे 3% का, हम इसमें ईसीएन एसएचई से प्लस करेंगे। इट कम्स आउट 2,700 रुपीज एंड अकॉर्डिंगली टोटल इज 92,700 रुपीज। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ अगर हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमारे पास। पवन रिपोर्ट्स नेट इनकम ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर। हाउ मच ऑफ द सच इनकम इज टू बी ट्रीटेड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। बेटा जब ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर की अगर हम बात करते हैं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर 65% हमारे पास होती है एग्रीकल्चर इनकम एंड बेटा 35% हमारे पास होती है बिजनेस इनकम। ठीक है, तो 5 लाख रुपीस पर अगर हम 35% का रेट अप्लाई करते हैं, इट कम्स आउट 1,75,000 रुपीज। ठीक है, दिस इज आवर बिजनेस इनकम। तो हमें क्या निकालना था? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, Government of India paid salary of 5 lakh rupees and allowances per visits valued at 2,20,000 rupees to service to a person who is citizen of India for services rendered by him outside India for 5 months during the previous year. His total income chargeable to tax would be। बेटा ये जो 2,20,000 रुपए है, ये 2,20,000 रुपए जो होगा, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्प्ट होगा। क्यों? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया को अलाउंसेस पर्क्स प्रोवाइड करती है, कहां पर? आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया बेटा याद रखिएगा, इट इज 100% टैक्स फ्री। 100% टैक्स फ्री। तो बेटा ये 2,20,000 टैक्सेबल नहीं होगा, केवल 5 लाख टैक्सेबल होगा। तो आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी, 5 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास है। सुनील एक्वायर्ड, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। अगर स्टूडेंट ने तुक्के से कर दी तो अलग बात है, क्योंकि आंसर वही आने वाला है। बट अगर इसे आप समझेंगे बेटा बाय लॉ, इसे समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Sunil acquired a building for 15 lakh rupees in June 2012 in addition to cost of land beneath the building for 3 lakh rupees। 15 लाख रुपए की बिल्डिंग और 3 लाख रुपए का लैंड परचेज किया था जून 2012 में। It was used for personal purpose until commenced business in June 2014। जून 2014 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद उसने इस बिल्डिंग को बेटा यूज करना शुरू कर दिया अपने बिजनेस के लिए, बिल्डिंग एंड लैंड को। अब हमें इस पे डेप्रिसिएशन निकालना है फॉर असेसमेंट ईयर 15-16, मतलब प्रीवियस ईयर 14-15।
अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक समझिएगा दैट अगर हम बात करते हैं लैंड, बेटा लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, केवल बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा और किस रेट पर? 10% पर। अब यहां पर एक कंसेप्ट क्या है, जरा पहले वो कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर वापस आएंगे हम। नाउ व्हाट लॉ सेज, where a building previously the property of SSC is brought into use for the purpose of business or profession, the actual cost to the SSC shall be actual cost of the building to the SSC as reduced by the amount equal to the depreciation calculated at the rate in force on that date that would have been allowable had the building been used for the aforesaid purpose since the date of its acquisition by the SSC। अगर एक SSC अपनी बिल्डिंग को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना शुरू करता है, तो बेटा जब बिजनेस में हम उसे अपने ब्लॉक में एंटर करते हैं, तो ब्लॉक में एंटर करते हुए जो एक्चुअल कॉस्ट होगी, एक्चुअल कॉस्ट निकाली कैसे जाएगी, हम इस पर डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे कि मान लीजिए इस पर अगर शुरू से ही डेप्रिसिएशन मिलता तो आज हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जब हम कोई पर्सनल बिल्डिंग, याद रखना कंसेप्ट प्लांट एंड मशीनरी पर एप्लीकेबल नहीं होता, फर्नीचर पर नहीं होता, ये केवल और केवल बिल्डिंग पर होता है। तो अगर कोई एसएससी अपनी पर्सनल बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज करता है, तो जिस प्रीवियस ईयर में वो उसे बिजनेस में लेकर आता है, उस प्रीवियस ईयर के पहले दिन तक उसकी आप डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये बिल्डिंग कब परचेज की थी, देखो जून 2012 में, जून 2012 में बिल्डिंग परचेज की गई है। कितने में परचेज की बेटा, ये 15 लाख। और याद रखना केवल बिल्डिंग है 15 लाख रुपए की। ठीक है, इन एडिशन टू कॉस्ट ऑफ लैंड, तो 3 लाख रुपए का लैंड अलग है, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो केवल जून 2012 में हम बिल्डिंग की 12 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की वैल्यू ले रहे हैं। अब समझना, WDV 31 मार्च 2013 को बेटा कितनी होगी, 15 लाख रुपए, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी इसमें चेंज नहीं आया। अब इस पर आप डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए, डेप्रिसिएशन 10% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 1,50,000 रुपए। तो हमारी जो WDV आ जाएगी, WDV ऑन 1/4/2013 बेटा ये आ जाएगी 13,50,000 रुपए। फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा आपको इसके ऊपर 10%, दैट इज 1,35,000 रुपीज। तो अकॉर्डिंगली अब जो वैल्यू हमारे पास रहेगी, ये होगी बेटा 12,15,000 रुपए। ठीक है, ये होगी WDV ऑन 1/4/2014। और ये किस डेट पर बिजनेस में लाई गई बेटा, जून 2014 में, जून 2014 में लाई गई है। तो बेटा ये है हमारा प्रीवियस ईयर 14-15 की ओपनिंग WDV, तो ये माना जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर बिजनेस। ठीक है, और इसके ऊपर अब आपको बिजनेस का डेप्रिसिएशन निकालना है 1,12,15,000, और क्योंकि जून में पुट टू यूज की गई, इट इज मोर देन 180 डेज, तो इस पर जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो होगा बेटा 10%। एट CS एक्सी लेवल वी रियली डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली बेटा ये फाइनल लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये IPCC में हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने तुक्के से कर दिया तो अभी मैं कह रहा हूँ ये ठीक हो जाएगा, बट लॉ कुछ इस तरीके से कहता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगी, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगा बेटा 1,21,500 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, X Limited paid 10 lakh rupees to approve college to be used for scientific research unrelated to its business. The amount eligible for deduction under section 35(1)(ii) is। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आई थी जब मैंने बच्चों को आंसर दिए थे कि सर इट इज अनरिलेटेड, तो डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए। बेटा याद रखना, जब इन हाउस एक्सपेंसेस करते हैं हम, इन हाउस एक्सपेंसेस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो वहां पर रिलेटेड टू बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है, मगर जब हम डोनेशन की बात करते हैं
साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। तो बेटा यहां पर रिलेटेड टू बिजनेस की कोई कंडीशन नहीं है, याद रखिएगा। तो जब आप डोनेशन दे रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च या नहीं है, डिडक्शन मिलेगी। तो 10 लाख रुपए पर 175% 175% हो जाएगा बेटा, हमारे पास 17,50,000 रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। Then moving to question number 6. Shashwat Limited made provision of 12 lakh for bonus payable for the year ended 31st March 2015. It paid 7 lakh on 31st July 2015, 3 lakh on 30 September 2015 and 2 lakh on 15 December 2015. अब यहाँ पर हमें सेक्शन 43 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 43 आपको याद होगा, सेक्शन 43 बी आपको 6 अमाउंट देता है जिन्हें आपको रिटर्न सबमिट की ड्यू डेट तक पे करना जरूरी, अदरवाइज डिसअलाउड हो जाते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लिमिटेड मतलब कंपनी की, और कंपनी की बेटा जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई है वो होगी 30 सितंबर 2015। तो बोनस पर एप्लीकेबल होता है 43B, ठीक है। तो बोनस पेड टिल दिस डेट इज अलाउड और बाकी डिसअलाउड हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो आपने बेटा 31 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग बोनस है वो है 12 लाख, इसमें से 7 लाख पे कर दिया 31 जुलाई, अलाउड है। 3 लाख पे कर दिया 30 सितंबर, रिटर्न सबमिट की ड्यू डेट तक पे करना है अप टू, तो इवन ड्यू डेट पर भी पे किया गया, अलाउड होगा, तो ये अलाउड है। मगर ये 2 लाख रुपए ड्यू डेट के बाद पे किया गया बेटा, ये अलाउड नहीं है। तो 7 + 3 जो अलाउड होगा 10 लाख रुपए। क्या निकालना था क्वेश्चन में? द अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, तो आंसर इज 10 लाख रुपीस। क्वेश्चन नंबर 7. Lakshmi and company paid 6,10,000 as contract payment to Mono Limited during the financial year 14-15. It did not deduct tax at source under section 194C. The amount liable to disallowance. मजेदार चीज है, ये पीजीबीपी का है और यहाँ पर जो डिसअलाउंस चेक करना है वो बेटा सेक्शन 40 क्लॉज ए का करना है, ठीक है। टीडीएस का डिसअलाउंस चेक नहीं करना है। यहां पर क्या था? पेमेंट टू रेजिडेंट जिस पर टैक्स काटना जरूरी था, विदाउट टीडीएस अगर पे कर दी जाती है या टैक्स डिडक्ट किया जाता है मगर डिपॉजिट नहीं किया जाता, तो बेटा इसका 30% डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है। कंसेप्ट आपने अगर पढ़ा हुआ है, हमने तो क्लास में बच्चों के साथ किया हुआ है ये, ठीक है। तो बेटा 6,10,000 रुपए की पेमेंट की गई है जिस पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया है, तो इसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा। इट कम्स आउट 1,83,000, ठीक है। कि पेमेंट किसे की गई है? अब ये मोनो लिमिटेड को पे की गई, तो वी आर अज्यूमिंग मोनो लिमिटेड रेजिडेंट है। अगर ये नॉन रेजिडेंट होती तो क्वेश्चन बताता। अच्छा, नॉन रेजिडेंट के केस में 100% डिसअलाउड हो जाता है, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. मैक्सिमम पेनल्टी लेवेबल फॉर फेलियर टू गेट, ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, आंसर इज 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 9. एलएलपी पर वही कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है जो पार्टनरशिप फर्म पर है। पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है 6 लाख रुपए बुक प्रॉफिट, इस पर हमें मैक्सिमम सैलरी की डिडक्शन निकालनी है जो सेक्शन हमारी अलाउड होती है 40 क्लॉज बी में बेटा। तो 6 लाख में पहला 3 लाख पर 90% और 1,50,000 विच एवरेज हायर, तो ये होगा 2,70,000। और जो नेक्स्ट बचा कितना बेटा? 3 लाख रुपए, इस पर होगा 60%, 1,80,000। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया? 4,50,000 रुपए, ठीक है जी, 4,50,000 रुपए। तो बेटा ये अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 10. When a cash payment of 30,000 is made on 10th May 2014 towards purchase of raw material affected in earlier year, that is 5th June 2012, the amount liable to disallowance under section 40A subsection 3A would be, again it is one of the very good question, VG question, हाँ जी, very good question। again ये बेटा ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम एग्जे लेवल पर एक्सपेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर अभी तक फर्स्ट डिस्कशन में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 हम पढ़ते हैं कि अगर 20,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट दी जाती है अदर देन अकाउंट पे चेक एक दिन में एक व्यक्ति को, तो वो 100% डिसअलाउड हो जाती है। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A कहता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी पहले प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर चुके हैं जो 20,000 रुपए से ज्यादा की थी, सॉरी, अगर आप
ऑलरेडी किसी प्रीवियस ईयर में अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं 20,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट, तो ध्यान रखिएगा ये बेटा सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 का जो डिसअलाउंस एप्लीकेबल होता है वो पेमेंट पर होता है। तो मान लीजिए अगर आपने एक प्रीवियस ईयर में अमाउंट डेबिट कर दिया और दूसरे प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर दी 20,000 रुपए से ज्यादा की, तो सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं हो पाता, वहां पर रोल प्ले करता है सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। ध्यान से सुनेगा, 40A सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर किसी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई अमाउंट डेबिट कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर और उसकी डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं, और प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद आने वाले प्रीवियस ईयर में आप वो पेमेंट कर देते हैं अदर देन अकाउंट पे चेक मोर देन 20,000, तो बेटा जो पहले अमाउंट आपका डेबिट हुआ था अब वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, वो आपकी इनकम बन जाएगी। तो प्रैक्टिकली सेक्शन 40A सब सेक्शन 3A डिसअलाउंस की बात नहीं करता, ये बेटा इनकम की बात करता है। बट यहाँ हम ये मानकर चलते हैं दैट एग्जामिनर यही हमसे पूछना चाहता है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, जो 30,000 रुपया प्रीवियस ईयर 12-13 में अलाउड हो गया था और ये कैश में पे किया गया बेटा, कैश पेड इन प्रीवियस ईयर 14-15, तो ये जो कैश पेड है बेटा इट विल बिकम इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 14-15, ठीक है, अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। तो हमारा यहाँ आंसर होगा 100% ऑफ द पेमेंट विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 2014-15। ठीक है बेटा, चलिए फर्स्ट लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।